अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद हैं सहरयाब अफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। फुटबॉल में वक्त ज़ाया करने वाले खिलाड़ियों की शामत आ गई। प्रीमियर लीग ने नए कवानीन मुतारिफ करवा दिए। EFL कप चेल्सी और विंबलडन के दरमियान खेले जाने वाले मैच में चेल्सी की 1 के मुकाबले में 2 गोल्स से शानदार फतह। चैंपियंस लीग क्वालिफायर मैचेस में PSV की शानदार परफॉर्मेंस, 1 के मुकाबले में 5 गोल से कामयाबी हासिल करके क्वालिफाई कर लिया। जुबिलर प्रो लीग की रॉयल एंटवर्प की तारीख में पहली बार यूएफए चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज तक रसाई। चैंपियंस लीग क्वालिफायर मैचेस में कोपेनहेगन ने रेकोफ चेस्टोकोवा को दिलचस्प मुकाबले के बाद नॉकआउट कर दिया। चैंपियंस लीग क्वालिफायर्स में ग्लाटासराय ने मोल्डा को 2-1 से शिकस्त देकर चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर लिया। चैंपियंस लीग क्वालिफायर्स में पैनाथन आइकस को बरागा के हाथों होना पड़ा शिकस्त से 2-4। चैंपियंस लीग क्वालिफायर्स में यंग बॉयज ने मकाबी हाइफा को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर लिया। जानेंगे बार्सिलोना के किस स्टार खिलाड़ी ने ब्राइटन ज्वाइन कर लिया, आखिर इसकी क्या वजह थी। मैनचेस्टर सिटी ने वुल्व्स के किस स्टार खिलाड़ी को खरीद कर अपनी टीम में शामिल कर लिया। इटली के स्टार डिफेंडर यूनियन बर्लिन ज्वाइन करने के बहुत करीब पहुंच गए। बायर्न म्यूनिख में नए आने वाले हैरी केन को बायर्न की तरफ से क्या सरप्राइज मिला। देखिए मैनचेस्टर सिटी के किस स्टार खिलाड़ी ने चेल्सी ज्वाइन कर ली। क्या चेल्सी की किस्मत बदलने में हो पाएंगे ये नए खिलाड़ी कामयाब। जानेंगे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मुतालिक कुछ अहम खबरें। और अगर आप में टैलेंट है और आप अपना टैलेंट शोकेस करना चाहते हैं तो अपनी वीडियोस हमें व्हाट्सएप कीजिए और प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। ये सब कुछ तफसील से देखिए आज गोल्डन बूट में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और प्रोग्राम में आप बात करेंगे कुछ ऐसे कवानीन मुतारिफ करवा दिए गए हैं प्रीमियर लीग के जो कि उन खिलाड़ियों के लिए हैं या उन टीम्स के लिए हैं जो कि ऐसा वैसे कह नहीं सकते कि जानबूझकर वक्त ज़ाया किया जाता है, लेकिन ऐसा कहा भी जाता है कि समटाइम्स जानबूझ के जो टीम जीत रही होती है वो वक्त ज़ाया करती है। उसके ऊपर कुछ कवानीन बनाए गए हैं। आफरीदी, क्या वो नए कवानीन बनाए गए हैं और इसकी क्यों ज़रूरत पेश आ गई है और इसके क्या समरात होंगे। एक्चुअली में अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं और पिछले सीज़न के ऊपर नज़र डालें तो इस तरह के इंसिडेंट्स हमें रेगुलरली देखने को मिलते हैं कि जब मैं यूज़ करूंगा वर्ड छोटी टीमें जो कंपैरेटिवली बॉटम हाफ में होती हैं, वो जब बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलती है और लीड ले लेती है तो उनके पास बेसिक जो होता है वो टाइम वेस्ट करने का एक ज़रिया होता है। तो टाइम वेस्ट हो रहा था और एक 90 मिनट्स का मैच जो है वो उस पर अगर एक्स्ट्रा टाइम भी आप दे दें तो 2 से 3 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट मिलते थे। अभी इस सीज़न के शुरू होने से पहले ही हार्वर्ड वेब जो कि रेफरीज के हेड हैं प्रीमियर लीग के और इंग्लिश FA के, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको रोकने के लिए जो एडेड टाइम होगा 90 मिनट्स के बाद वो प्रॉपर कैलकुलेट होगा और जितना वेस्ट हुआ होगा पूरे मैच के दौरान उतना ही हम ऐड ऑन करेंगे। अगर हम मतलब पिछली सीज़न का बता दें कि बॉल इन प्ले जो पिछला सीज़न रहा है चारों लीग्स, अगर इंग्लिश लीग्स की बात की जाए उसमें जितना बॉल इन प्ले 90 मिनट्स। जी हाँ, ये बॉल इन प्ले का स्टैट भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। लीग 248 है, लीग 150 है, चैंपियनशिप 52 है और प्रीमियर लीग 55 आप देख रहे हैं। बॉल इन प्ले एवरेज मिनट्स 20, 22, 23। जी अफरीदी, तो आप देखें कि 90 मिनट्स में सिर्फ 55 मिनट ही खिलाड़ी जो हैं फुटबॉल के साथ खेले हैं। तो ये एक बहुत ही कंसर्निंग स्टार्ट था जिनको काउंटर करने के लिए फिर अभी जो आप इवन अगर आप लिवरपूल और न्यूकासल का मैच देखें तो उसमें 11 मिनट ऐड ऑन हुए थे। तो बहुत सारे जो लोग थे वो कंफ्यूज हो रहे थे। वैसे तो शुरुआत में ये ऐलान कर दिया गया था लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो था ना वो उसको देखना पड़ना तो अगर नेक्स्ट कोई मैच 45 मतलब उसमें 55 मिनट सिर्फ खेला जाता है तो क्या 90 मिनट के बाद लाइक 45 मिनट्स दिए जाएंगे खेलने के लिए मजीद? नहीं, अब ये है कि अब फॉर एग्जांपल अगर हम पिछले सीज़न की बात करें तो उसमें एक ओवरऑल जो स्टैट था उसमें एस्टन विला जो थी वो लीड कर रही थी सबसे ज़्यादा टाइम वेस्टिंग में। जी आप देख रहे हैं एस्टन विला जो है उन्होंने 19 टाइम्स जो है वो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा है। अफरीदी, फुलहैम जो है वो दूसरे नंबर पर है 9 और साउथहैम्पटन तीसरे नंबर पर 7 के साथ। क्या कहेंगे इसके बारे में जो आप बता रहे थे। जी, इसमें सबसे ज़्यादा जो है एमिलियानो मार्टिनेज जो कि उनके गोलकीपर हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम वेस्टिंग का मुजाहरा किया। उसमें 7 येलो कार्ड्स इनको मिल चुके हैं और इस बार जो है पनिशमेंट भी ज़्यादा हार्श होगी। अगर हम पिछले सीज़न का एक ग्लिम्प्स निकाल के देखें जिसमें लिवरपूल का मैच था ब्रेंटफोर्ड के साथ और वो मैच जनवरी में खेला गया था और ब्रेंटफोर्ड ने वो मैच जो था 3-1 से दिखाइएगा लिवरपूल का ये जो मैच था जिसमें ब्रेंटफोर्ड के साथ उन्होंने, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। जी अफरीदी,
अच्छा, इसमें ये अगर व्यूअर्स ये देख रहे हैं, ये गोल हुआ और ब्रेंटफोर्ड ने गोल स्कोर किया, तो आप देखें कि गोल स्कोर करने के बाद फिर मैच जब रिज्यूम हुआ तो इसके बीच में आप टाइम चेक करें कि सिर्फ उन्होंने बीच में फिर प्लेयर भी इंजर्ड हो गया, उन्होंने 2 सब्स्टिट्यूशन भी ब्रेंटफोर्ड ने की, तो ओवरऑल मिला के जब दोबारा रिज्यूम हुआ किक ऑफ लिवरपूल ने किया तो 3 मिनट और 27 सेकंड ज़ाया हो चुके थे। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए फिर इन्होंने रूल्स भी स्ट्रिक्ट कर दिए प्रीमियर लीग ने, और एक्स्ट्रा टाइम भी ज़्यादा मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल एक सब्स्टिट्यूशन अगर हो रही है तो उसके लिए 30 सेकंड, अगर सेलिब्रेशन है उसके लिए भी 30 सेकंड। मतलब ये अगर गोल होता है सेलिब्रेशन एंड में 30 सेकंड तो लगने ही है, अगर सब्स्टिट्यूशन होती है तो 30 सेकंड एक्स्ट्रा लगने। अब यूएफा अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यूएफा का अभी स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि ये चीज़ जो है हम एटलीस्ट नहीं करेंगे इसमें। अच्छा, तो अब वो कितना एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं? लाइक फिक्स कर दिया उन्होंने? फिक्स इस मतलब अब जितना टाइम जाया होगा, जितना टाइम उतना ही एक्स्ट्रा दिया जाएगा, इतना ही। अगर फॉर एग्जांपल पूरे मैच 30 सेकंड के अलावा लाइक सब्स्टिट्यूशन या सेलिब्रेशन में अगर 30 सेकंड के अलावा टाइम लगता है तो उतना टाइम वो कैलकुलेट करेंगे और वो मैच के बाद हाँ रेफरी रेगुलरली चेक करेगा। खिलाड़ियों के ऊपर मुश्किल नहीं हो जाएगी? ये तो बड़ी पहले 90 मिनट खेल के वो इतने लाइक टायर्ड और थक जाते हैं और फटीग होती है, और ये मुश्किल होगा या उनको भी पता होगा कि हमने वक्त के अंदर अंदर जो है वो कुछ ऐसा वैसा नहीं करना? यूएफा ने जो अभी स्टांस दिया वो एग्जैक्टली आपके पॉइंट से ही रिलेटेड है कि उन्होंने कहा है कि ये तो एक एक्स्ट्रा बर्डन है जो आप प्लेयर ऑलरेडी जो प्लेयर 90 मिनट वाला खेल रहे हैं। अब यूएफा की भी जो चैंपियंस लीग के मैचेस हैं वो ऑन एवरेज बॉल इन प्ले जो है 60 मिनट्स होती है, वो बाकी लीग से कंपैरेटिवली ज्यादा है, क्योंकि वो रेफरीज को इनकरेज करते हैं कि आप मैच को रुकने ना दें। तो अब उन्होंने कहा है कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑलरेडी मैचेस खेलते हैं प्रीमियर लीग वीकेंड मिड वीक, तो ये ऑलरेडी फटीग्ड हैं प्लेयर्स, आप उनको और एक्स्ट्रा खिला रहे हैं 10 मिनट। अब एक एवरेज मैच जो प्रीमियर लीग का इस सीजन हमें 3 हफ्ते गुजरने के बाद नजर आ रहा है तो 100 मिनट प्लेयर जो हैं आप खेलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगी प्लेयर्स। चलिए देखते हैं कि प्लेयर्स इस पर क्या रिएक्ट करेंगे और कितनी देर तक ये कानून चलता है और क्या इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे सभी प्लेयर्स या नहीं। इसके बारे में जो भी अपडेट आएगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे EFL कप की और चेल्सी जिन्होंने नए मैनेजर भी खरीदे और नए खिलाड़ी भी खरीदे, बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग की। वो क्लब है जिसने 2023 में सबसे ज़्यादा 2022-23 में सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग्स की हैं, और उसके बाद भी जो है वो इतना अच्छा आगाज़ प्रीमियर लीग में नहीं हुआ। लेकिन EFL कप का ये मैच जो है विंबलडन के अगेंस्ट चेल्सी ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से जीता है, अपने नाम किया है। या 2-1 से चेल्सी ने ये मैच अपने नाम किया। अफरीदी, आपको नहीं लगता ये मैच चेल्सी और भी गोल्स के साथ जीत सकता था? मुझे तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं लगी चेल्सी की। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी। एक अपसेट से बच गए, वो बड़ी बात है, क्योंकि अगर विंबलडन से भी अपसेट हो जाते तो वो ऑलरेडी इतने मसाइल में हैं, ये एक और बहुत बड़ी और गोल्स भी जो है एक पेनल्टी पे मिल गया था और दूसरा भी बिल्कुल एक तोहफा मिल गया था गिफ्ट, जो कि एंजो फर्नांडिस ने गोल किया। अगर वो ना मिलता तो जो बाकी चांसेस मिस किए हैं, लग नहीं रहा था कि चेल्सी का क्या मसला है, वो मोटिवेशनल लेवल है ही नजर ही नहीं आ रहा था खिलाड़ियों में। सबसे बड़ा मसला जो चेल्सी का है वो गोल के सामने है, वो गोल में बॉल नहीं फेंक सकते, सबसे मेन इशू। आप इस मैच में भी आप देखें कि वो एक मडुओके को एक चांस मिला जिसमें ओपन खाली गोल था, उसमें भी उन्होंने और एक जो काउंटर पे आपने देखा 4 खिलाड़ी थे इनके और 2 डिफेंडर थे, लेकिन वो 4 खिलाड़ी भी गोल नहीं कर सके। तो यही सिर्फ मेन इशू है। ये चांसेस क्रिएशन इनकी अच्छी है, मतलब क्रिएट करते हैं चांस, फिनिश नहीं कर पाते। अब इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ तो करके ट्राई करके देख लिया, मैनेजर्स चेंज कर लिए, प्लेयर्स खरीद लिए, लेकिन लीग 2 की टीम के अगेंस्ट अगर आपकी ऐसी परफॉर्मेंस है और आपको एंड में एंजो फर्नांडिस और काइसीडो जैसे प्लेयर्स को, हालांकि ये शुरू में तो इनकी इस तरह के मैचेस में जब आप इतनी लोअर टीम के साथ खेल रहे हो जो कि प्रीमियर लीग चैंपियनशिप में भी नहीं, लीग 1 में भी नहीं, बिल्कुल लीग 2 के उस मैच को भी आपने ऐसा बना दिया जैसे आप बड़ी मुश्किल से जीत रहे हैं। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं इस मैच के, देखते हैं दोनों टीम्स की तरफ से क्या एफर्ट की गई है। आप देख रहे हैं शॉट्स देख रहे हैं 23 थे चेल्सी की तरफ से और 10 जो थे वो विंबलडन की तरफ से थे। शॉट्स ऑन टारगेट 2 थे विंबलडन के पास, जबकि 9 जो थे वो चेल्सी के पास से। आप पोजीशन भी देख रहे हैं 84% था चेल्सी के पास, 16% जो है वो विंबलडन के पास था। पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं, और 156 पासेस में इतना मुश्किल में डाल दिया चेल्सी को विंबलडन ने। और कॉर्नर्स आप देख रहे हैं 10 मिले हैं यहाँ पर चेल्सी को, 6 मिले हैं यहाँ पर विंबलडन को। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। एनीवेज मैच जो है वो समहाउ विन किया है चेल्सी ने 2-1 से। जो प्लेयर हमने फीचर किया है वो है नुने मैडिओके, जिन्होंने पहला गोल किया पेनल्टी शूटआउट्स पे। इनके स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि इनकी कितनी एफर्ट थी टीम के लिए।
एक्यूरेट पासेस आप देख रहे हैं 85% थे, गोल्स आप देख रहे हैं एक गोल था, टचेस 78 टचेस थे, पासेस इनटू फाइनल थर्ड 9 थे और सक्सेसफुल ड्रिबल्स आप देख रहे हैं 75 थे, एक्यूरेट लॉन्ग बॉल 50% और टोटल शॉट्स जो थे, रिकवरीज 3 थी और टोटल शॉट्स 6 थे। अफरीदी, आपको लगता है कि ये जो प्लेयर्स हैं और जैसे एंजो फर्नांडिस आए हैं, उन्होंने गोल तो किया है, उन्होंने एक और भी ट्राई की थी जो कि अच्छी थी, आपको लगता है कि ये 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो चेल्सी को, क्योंकि ये वो मैचेस होते हैं जिसमें आप अपनी टीम को वापस लेके आ सकते हैं। पिछले मैच में लगा था कि शायद चेल्सी वापसी की तरफ आ रही है, लेकिन इस मैच में दोबारा उन्होंने मायूस कर दिया। जी बिल्कुल, खास करके इस तरह के मैच में तो आपकी अगर सी टीम भी खेले विंबलडन से, उनको भी इजीली बड़े खिलाड़ियों के लिए मौका होता है ना कि आप दोबारा फॉर्म में आ सकते हैं ऐसे मैचेस। हाँ, ऐसे मैचेस में तो ये है कि अब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज तो हो चुकी है चेल्सी, हर पंडित जो है क्रिटिसाइज ही कर रहा है। अब देखते हैं कि सोल्यूशन कहाँ से मिलता है। एटलीस्ट इस सीज़न की अच्छी बात यह है कि इनको रिजल्ट मिल रहा है, वो एक पॉजिटिव साइन है जो पिछले सीजन्स हमें नहीं देखा। कहीं ना कहीं चले एक पॉजिटिविटी तो आई है कि चले मैचेस तो जीत रहे हैं या बराबर कर रहे हैं, वो हार नहीं रहे। एनीवेज ये मैच जो है वो EFL कप का चेल्सी और विंबलडन के दरमियान चेल्सी ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से अपने नाम किया है। अब हम बात करेंगे UCL यानी चैंपियंस लीग क्वालिफायर्स की, और बहुत सी टीम्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया और बहुत सी टीम्स को उठाकर उन्होंने बाहर फेंक दिया है। और फिक्सचर्स पर नज़र डालते हैं किस टीम ने क्वालिफाई किया चैंपियंस लीग के लिए। आपके सामने फिक्सचर, जी हाँ, ग्लाटासराय टर्की का क्लब, बहुत ही शानदार क्लब, मोल्डे को 2-1 से हरा कर क्वालिफाई कर लिया उन्होंने। और पैनाथन आइकस जो है वो भी आप देख रहे हैं 0-1 से बरागा जो है उन्होंने ये मैच जीता और क्वालिफाई किया। यंग बॉयज़ आप देख रहे हैं मकाबी हाइफा को हराया उन्होंने 0-3 से और क्वालिफाई किया है। उसके साथ साथ AEK एथेंस को देख रहे हैं, रॉयल एंटवर्प, और रॉयल एंटवर्प जो कि जुपिटर प्रो लीग का क्लब है, बहुत ही शानदार इनकी परफॉर्मेंस होती है, अपनी लीग में भी 2-1 से इन्होंने हरा कर क्वालिफाई किया है। और कोपेनहेगन जो है वो आप देख रहे हैं उन्होंने उनका मैच बराबर हुआ है। ये भी मैं अफरीदी से जानूंगा बराबरी पे क्या होता है, क्या नॉकआउट होती है टीम जब आगे जाती है। 5-1 से अगला मैच जो है वो एडनहावन ने रेंजर्स के अगेंस्ट जीत कर क्वालिफाई किया है। जी अफरीदी, मुझे ज़्यादा खुशी है ग्लाटासराय की जिन्होंने जीता है और क्वालिफाई किया है। आप बाकी मैचेस को किस तरह से देखते हैं? इसमें रॉयल एंटवर्प का काफ़ी शानदार रिजल्ट था कि उन्होंने हिस्ट्री में पहली बार क्वालिफाई किया। एक तो उन्होंने ऑलमोस्ट 50 साल बाद जो है वो लीग जीती है इस सीज़न, जब फास्ट स्पोर्ट्स दिखा रहा था जुपिटर प्रो लीग, और अभी उन्होंने फिर क्वालिफाइंग के थ्रू ग्रुप स्टेजेस में, क्योंकि जो बड़ी लीग्स हैं जैसे प्रीमियर लीग है, बुंडेसलीगा है, इटालियन सीरी है, इनमें से जो टॉप 4 टीमें होती हैं वो तो ऑटोमेटिकली ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई करती हैं। ये जो छोटे मुल्क हैं यूरोप में, इनके फिर जो टॉप क्लब्स होते हैं जैसे जुपिटर प्रो लीग का नंबर 1 क्लब जो है वो आता है फिर क्वालिफाइंग में। अच्छा। और सारे जो छोटे मुल्कों के क्लब्स होते हैं वो फिर आपस में क्वालिफाइंग खेलते हैं, क्वालिफाइंग से जो वो फिर जीते हैं वो फिर ग्रुप स्टेज में सीधा जाते हैं और फिर ग्रुप स्टेज में फिर उनको बाकी टीम्स के साथ लड़ना। चलिए, ये जो वेलकम बैक टू गोल्डन बूट प्रोग्राम में आप शामिल करेंगे गोल्डन बूट लेटेस्ट अराउंड द वर्ल्ड। क्या खबरें हमारे पास? सबसे पहली खबर कौन सी है, और ये है एंसो फाटी के बारे में। जी हाँ, फुल एग्रीमेंट बिटवीन ब्राइटन एंड बार्सिलोना फॉर टेम्पररी ट्रांसफर फॉर एंसो फाटी। आफरीदी, ये क्या है पूरी खबर, बताएं ज़रा इनसाइड स्टोरी। ये सबसे बड़ी ट्रांसफ़र मेरी नज़दीक तो इस ट्रांसफ़र में ये ही है, क्योंकि आंसू फाटे बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, उसमें कोई शक नहीं है, हमने बार बार देखा है इनका मुजाहरा। और ब्राइटन जाना, ये ब्राइटन के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आंसू फाटे को, क्योंकि कोई भी बड़ा क्लब जो था वो आंसू फाटे को ख़रीदने की कोशिश कर रहा था। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी खरीदने की कोशिश की। तो ब्राइटन को ही क्यों दिया है? अब मसला ये है कि इन्होंने अपना वेज बिल जो है बार्सिलोना ने कम करना था, और प्लेयर्स उनकी उसमें आ नहीं रहे थे। अब जो वाओ फिलिक्स भी उनका वेट कर रहे हैं, जाओ कैंसेलो जो हैं वो भी वेट कर रहे हैं, तो वो ख़रीदना चाह रहे हैं ये प्लेयर्स, लेकिन क्योंकि वेजेस की वजह से ख़रीद नहीं पा रहे, तो इन्होंने अपना वेज बिल कम करने के लिए, बोझ कम करने के लिए तनख्वाहों का, तो वो उनको अभी लोन पे दे दिया है। क्योंकि जो ये प्राइस मांग रहे थे अराउंड 100+ मिलियन मांग रहे थे इसके लिए, जब मैनचेस्टर यूनाइटेड खरीदने आई थी, तो इतना कोई दे नहीं रहा था एंसो फाटी के लिए, क्योंकि इंजरी प्रोन खिलाड़ी हैं। इनका अगर इंजरी बीच में से हटा दिया जाए तो ये मेसी-एस्क प्लेयर हैं, मतलब मेसी के लेवल तक खेल सकते हैं। और हमने इनकी झलकियाँ देखी हैं, लेकिन प्रॉपर कभी पूरा फुल सीज़न खेले ही नहीं है, हमेशा से कोई ना कोई इंजरी आ जाती है। ब्राइटन के लिए बहुत अच्छी खबर है कि उनके काइसेडो चले गए, लेकिन जो इनको अटैकिंग पोर्टेंट प्लेयर मिल गए,
ये बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। चलिए लेट्स सी नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट खबर आपको दिखाते हैं और ये यूनियन बर्लिन आर क्लोज टू कंप्लीटिंग डील फॉर लिनार्डो बोनुची, ही इज जॉइनिंग फ्रॉम यूवेंटस। ये भी एक अच्छी खबर है यूनियन बर्लिन के लिए। यूनियन बर्लिन के स्काउट्स को जितनी भी तारीफ उनकी की जाए कम है, क्योंकि उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। ये क्या करते हैं कि जो ऐसे खिलाड़ी अपने क्लब से आउट ऑफ फेवर जो होते हैं और उनमें बहुत सारा टैलेंट और पोटेंशियल होता है, उनको लेते हैं, क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल इतनी लीवरेज नहीं है कि ये बड़े खिलाड़ी खरीद सके। इवन 20-30 मिलियन का खिलाड़ी भी नहीं खरीद सकते। तो ये फिर इसी तरह के फ्री ट्रांसफर्स लेते हैं जो कि खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट अपने क्लब के साथ एक्सपायर हो चुका हो, या और इसी तरह की खिलाड़ियों से इन्होंने आउटस्टैंडिंग टीम बनाई है जिन्होंने चैंपियंस लीग के लिए भी पिछले सीजन क्वालिफाई किया था, और इवन आधा सीजन तो नंबर 1 रहे थे, बायर्न म्यूनिख को नंबर 2 पे रखा था। तो अभी भी बहुत अच्छा खेल रही है, स्टार्ट इन्होंने अच्छा किया है। और बनुची जो है वो बहुत एक्सपीरियंस प्रो है, इटली के एक्सपीरियंस डिफेंडर है, बहुत सारा एक्सपीरियंस अपने साथ लेके आएंगे, तो फायदा होगा यूनियन बर्लिन को। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर हैरी केन को जो है वो बायर्न म्यूनिख ज्वाइन करने पे जो है वो ये गिफ्ट मिला है। और आप देख रहे हैं ऑडी Q8 e-tron अफरीदी बायर्न की तरफ से मिला मैच में गोल करने की वजह से, या वैसे ही दे दिया उन्होंने? नहीं, जब सीजन की शुरुआत में ये क्योंकि जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो उनकी तरफ से तो नहीं थी चीज़ें। असल में ये मोस्टली प्लेयर्स को मिलती है एज अ गिफ्ट कार्ड्स जो होती हैं, वो क्लब की तरफ से ही होती है। हैरी केन तो फिर VIP खिलाड़ियों में शुमार होते हैं, तो ये इनके लिए तो एक छोटा सा एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन ही है हैरी केन की। चले अच्छी बात है, हर प्लेयर को, जैसे मेसी को बहुत कुछ मिल रहा है, तो हैरी केन भी जो है वो बायर्न म्यूनिख के लिए मेसी जैसे ही है, क्योंकि वो वही मेन खिलाड़ी हैं और पिछले 2 मैचेस में उन्होंने साबित भी किया है। तो एनीवेज नेक्स्ट हमारे पास क्या न्यूज़ है आइए आपको दिखाते हैं। और ये है मैनचेस्टर सिटी हैव अग्रीड अ डील टू साइन मैथ्यूज नूनियज फ्रॉम वुल्व्स फॉर 53 मिलियन। अफरीदी पेप गार्डियोला कह रहे थे कि मैंने दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी हैं मैथ्यूज नूनियज। बिल्कुल, ये इसलिए तो नहीं कह रहे थे कि अब खरीद लिया है तो तारीफ करनी पड़ेगी। नहीं, एक्चुअली में पेप गार्डियोला ही इनके पीछे थे और उन्होंने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दी थी कि ये खिलाड़ी मुझे चाहिए। हालांकि इतनी ज़्यादा अगर इस विंडो की बात की जाए तो मैनचेस्टर सिटी ने ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं की, बल्कि ऑफलोड किए हैं खिलाड़ी, बेचे और अच्छा ऐसे पैसे भी दिए उन्होंने इस खिलाड़ी के लिए 53 मिलियन। हाँ, अब इनके लिए ऑलमोस्ट 3-4 बिड्स के बाद वुल्व्स ने एक्सेप्ट की थी। 35 मिलियन की भी रिजेक्ट हुई थी, 40 भी रिजेक्ट हुई थी, 45 भी, अभी जाके 53 पे प्लस एड ऑन्स में बात बनी है। तो ये बहुत ही अच्छे साइनिंग है। ये कहाँ के हैं ये पोर्चुगीज खिलाड़ी हैं, तो अच्छा। मतलब एक कोच पेप गार्डियोला खुद भी स्पेनिश हैं, तो उनकी काफ़ी नज़र होगी ये पुर्तगीज खिलाड़ियों और स्पेनिश खिलाड़ियों के ऊपर। हाँ, वैसे जैसे रॉड्री को उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी बना दिया, वो ऐसा खिलाड़ी है, पिछले साल से ही हर मैच में प्लेयर ऑफ द मैच होता आ रहे हैं रॉड्री, और अच्छी साइनिंग है। लेट्स सी सिटी को इनका कितना बेनिफिट होता है इस न्यू साइनिंग का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आइए आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट है कॉल पाल्मर टू चेल्सी, हियर वी गो, एग्रीमेंट्स इन प्रिंसिपल रीच्ड विद मैनचेस्टर सिटी। अच्छा, सिटी से ये कॉल इन्होंने लिए हैं, पाल्मर खिलाड़ी लिए हैं चेल्सी ने। चेल्सी को कुछ फ़र्क पड़ेगा इनसे? अब फर्क होगा, अब यही वर्ड यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये एक और एडिशन, और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी अच्छे ही ले रही है चेल्सी, लेकिन पता ही नहीं कहीं चेल्सी में जाके फिर पता नहीं, मुझे लगता है सितारे गर्दिश में उनके पिछले 1 साल से उनके सितारे गर्दिश में, जैसे बहुत से लोगों के। ओवरऑल अगर देखी जाए तो चेल्सी कोशिश करिए कि वो खिलाड़ी खरीदे जो गोल्स कर सकते हैं। अब कोल पाल्मर जो, अगर अभी आप देखें, जब भी पेप गार्डियोला ने इनको चांस दिया तो हर मैच में ये गोल स्कोर करते थे। तो उम्मीद है कि चेल्सी को नजर आएगा वो जो फिनिशिंग नहीं कर पा रही टीम, ये उसमें मददगार साबित हो सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी खिलाड़ी भी थे, मैनचेस्टर सिटी की यूथ में से आए थे, लेकिन जब नूनियस को उन्होंने खरीदा तो इनके लिए फिर मुश्किल थी, लेकिन चेल्सी ने ले लिया। लेट्स सी चेल्सी होपफुली कि ये अपना करियर जो स्टार्ट है वो अच्छा कर सके, क्योंकि चेल्सी में अभी जो भी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं प्लेयर्स की वो अच्छी नहीं चल रही। बहुत शुक्रिया सहरयाब अफरीदी, आपने हमारे साथ दिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप मज़ीद देख सकेंगे, कुछ बात करेंगे पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से, कुछ नई हैपनिंग्स हुई हैं। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और यहाँ पर हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है मुआज़ अहमद ने, थैंक यू वेरी मच। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और बहुत गहरी निगाह रखते हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और बाकी भी जितनी भी स्पोर्ट्स पाकिस्तान में हो रही हैं उस हवाले से। मुझे बताइए पाकिस्तान फेडरेशन के हवाले से क्या नई अपडेट्स आपके पास हैं?
पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हवाले से एक बहुत ही खुशाइन बात हम तक पहुंची है और वो ये है कि स्विंडन टाउन फुटबॉल क्लब का इंग्लिश लीग का ये क्लब है। इंग्लिश लीग की सेकंड डिवीज़न जो है उसका ये एक क्लब है। इसने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ एक बायलैटरल एग्रीमेंट किया है। अब इस मुआहदे के तहत ये पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, कोचेज़ हैं और जो ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से रिलेटेड हैं, उन लोगों के लिए ये एकेडमिक और करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये वही हैं जिन्होंने फीमेल हमारी जो टीम थी उनके साथ भी कराची में तब भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे और इनके लोग भी आए थे और काफ़ी प्रैक्टिसेस भी की थी। जी, बजा फरमाया आपने कि ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। वो क्लब दूसरा था, लेकिन ये स्विंडन टाउन वाले जो हैं इन्होंने स्पेशली एकेडमिक और करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। इस हवाले से अब एक तो ये इनिशिएटिव जो है ये इसको इंटरमीडिएट किया है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ, पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ ब्रिटिश हाई कमीशन ने। उनका जो यहाँ सफारत खाना है उसने ये दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए इस मुहिम का आगाज़ किया है। और इसके तहत फैसिलिटेट कौन से लोग हो रहे हैं, जो या तो जो प्लेयर्स हैं या जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, कोचेज़ हैं या किसी ना किसी तरह फुटबॉल फेडरेशन का वो हिस्सा हैं, वो लोग इन प्रोग्राम से तालीम मुकम्मल कर सकते हैं। इसमें मास्टर डिग्री प्रोग्राम भी है और इसमें अगर बरतानिया में या और दीगर ममालिक में कहीं उनके लिए कोई करियर अपॉर्चुनिटी बनती है तो वो भी वो अवेल कर पाएंगे। इस सिलसिले में अब कल एक आगाही सेशन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन मुनक्किद करने जा रहा है। अच्छा, क्या लाहौर में? ये ऑनलाइन अभी उन्होंने शेयर किया है और इसकी जो तफसीलात हैं, ये अभी वेन्यू उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया कि ये कहाँ होगा। मोस्ट प्रॉबेबली उनके ब्रिटिश हाई कमीशन के ऑफिस हो सकता है, किसी होटल में हो सकता है, प्राइवेट होटल में। लास्ट टाइम भी जब इनके साथ ये इस तरह की एक तकरीब हुई थी तो वो एक प्राइवेट होटल में उन्होंने ऑर्गेनाइज कराई थी। और वहाँ पर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और नॉर्मलाइजेशन कमेटी प्लेयर्स समेत सबको इनवाइट किया था। इस मरतबा भी अब जब इन्होंने ऐलान किया है तो ये प्रॉबेबली एक अवेयरनेस सेशन है जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और वो किस तरह फैसिलिटेट हो सकते हैं। और उसके बाद जब कोई तकरीब होगी जिसमें उनकी एनरोलमेंट होगी, रजिस्ट्रेशन होगी या कवायफ का इंदराज होगा तो फिर वो डेफिनेटली कोई वेन्यू भी अनाउंस करेंगे जहां वो बताएंगे कि आप आएँ और अपनी फ़ाइल वगैरह या जो भी मुकम्मल दस्तावेज़ात हैं वो ला के जमा करा के तो प्रोसेस का हिस्सा। मतलब कल यानी जब ये डेट अनाउंस होती है उसके बाद से मज़ीद जो है वो डिटेल सामने आएंगी, किस तरह से ये प्रोसीजर होगा और किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं इन कोर्सेज़ को और कब ख़त्म होंगे और किस तरह से आप आगे अपना जो करियर है उसको बना सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स भी हम आपसे लेंगे जो ही आएंगी। नेक्स्ट हम प्रोग्राम में जो शामिल करने जा रहे हैं वो है मारिया ख़ान। और मारिया ख़ान के बारे में क्या ख़बर है वो ये है कि अंडर 16 खिलाड़ियों की हिमायत में वो भी सामने आ गई हैं। और ये क्या है माज, मुझे बताएं ज़रा। कल हम बात भी कर रहे थे, मारिया ने क्या कहा है अंडर 16 खिलाड़ियों की हिमायत में? जिन बातों को और जिन जज्बात के साथ आप उन बातों का इजहार कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह का एक सेंटिमेंट उन्होंने भी शेयर किया है कि इस तरह के जो मामलात होते हैं, जो डिले होता है, एनओसी का मामला, एग्जैक्टली उसके ऊपर जब प्लेयर्स जब इस एक्सपीरियंस से वॉक थ्रू करते हैं तो उनको मेंटली या नफसियाती तौर पर वो क्या फील करते हैं। एग्जैक्टली। और उसके फौरन बाद अगर वो किसी कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ बिहेव करने या वहाँ पर परफॉर्म करने वहाँ पे क्या परफॉर्म करेंगे वो, जब आप खुद ही पहले आप उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो सारी आप अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं कुछ करने के लिए और वो दिखाना चाहते हैं उनमें क्या टैलेंट है और अपना सब कुछ छोड़ के वो आप मतलब पेरेंट्स ने, बच्चों ने अपना आप आपको दे दिया कि जी हम आ गए हैं, आप हमारे साथ हमें तैयार करें जैसे भी। अब वो अब तैयार हुए हैं और एक दिन पहले आप उनको रात तक बता रहे हैं कि जी आप घर चले जाएं, आपका कोई पता नहीं आप खेलेंगे कि नहीं। उसके बाद एनओसी आ जाता है, उसके बाद अगर वो चले जाते हैं तो वो हैवी हार्ट के साथ वो तो उसी साइकोलॉजिकली वो जो इफेक्ट होगा उसको ही नहीं खत्म कर पाएंगे। exactly, एक फियर रहता है कि हमारी तंजीम के अंदर एक तंजीम है जो हमसे लड़ाई कर रही है, जो हमारे अगेंस्ट है। और यही जिस तरह आपने कल इस बात पे एम्फेसाइज किया था उसी तरह मारिया खान ने भी अपने जज्बात का इजहार किया है कि ये यंग प्लेयर्स हैं और अगर ये इस तरह की सिचुएशंस में से गुजरते हैं तो इनको मेंटली आप देख लें कि अगर इनमें से लाइक ये एनओसी जारी ना होता है जिस तरह से गए, अब नेक्स्ट टाइम अगर 23 या 24 बच्चे गए हैं या 20 बच्चे गए हैं या प्लेइंग 11 ही गई है, नेक्स्ट टाइम आपके जो चैंपियनशिप्स होती हैं उसमें कितने बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे? आधे तो इस वजह से आएंगे ही नहीं कि क्योंकि पता नहीं जी इन्होंने करना भी है कि नहीं करना। तो ये मामला तो ये इनिशियल और फौरी जो है उस पर हल होने चाहिए ना। ये पिछले 3 महीने से हम यही खबरें सुनते जा रहे हैं कि वो कहते हैं जी उनके कवायद नहीं पूरे
वो आगे से कोई जवाब नहीं देते, नॉर्मलाइजेशन कमेटी या फेडरेशन और स्पोर्ट्स बोर्ड हमेशा वो आके अपना क्लियर कर देती है व्यू कि हमने इनको ये कहा है, वो आगे से जवाब नहीं देते। तो इस मामले में तबाह कौन हो रहा है? पाकिस्तान का फुटबॉल, पाकिस्तान का यंग जो टैलेंट है वो तबाह हो रहा है। इमेज फेडरेशन का उनकी तो इमेज कुर्सियां वहीं पे हैं, वो तो बैठे हुए हैं, वो तो सैलरीज भी ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो इफेक्ट किसको हो रहा है? द थिंग इज दैट, तो इस चीज़ पे मतलब कौन एक्शन लेगा? हमारा तो काम यही है, हम बोलें और हमें जो सही लगता है हम वो बताएं। विमेंस टीम की कप्तान ने भी अपने पैगाम में यही कहा है कि हमारे बॉयज़ जो हैं दे आर ट्रेन्ड डिफरेंटली, और वो इस तरह की सिचुएशंस में से वो अक्सर गुजरते रहते हैं, और बट नेक ख्वाहिशात का भी उन्होंने इजहार किया है। चलिए लेट्स सी इस मामले को किस तरह से फेडरेशन जो है वो टैकल अब नेक्स्ट जो वेन्यूज़ हैं या जो भी चैम्पियनशिप्स हैं उसमें, क्योंकि काफ़ी एक अंबार लगा हुआ है। अंडर 23 के भी फिर क्वालिफायर मैचेस भी हैं, और उस हवाले से भी किस तरह इन मामलात को हैंडल करती है, और जल्दी ही हमें पता भी चल जाएगा, यहाँ तो एक्सपोज हो जाएगी कि वो नहीं इन मामलात को हैंडल कर पा रही, या फिर जो है वो अपनी ब्रिलियंस दिखाएगी और हम भी तारीफ़ करने पे मजबूर होंगे कि बड़ा ब्रिलियंट उन्होंने जो है वो ये किया है इन मामलात को हैंडल। नेक्स्ट जो है वो अंडर 16 सैफ चैम्पियनशिप का जो शेड्यूल है वो चेंज कर दिया गया है। क्या ये क्यों चेंज किया गया है, क्या वजह हुई है इसकी? They've been kind enough to change the schedule, क्योंकि पाकिस्तान ड्यू ने टू आवर NOC। मैं इस बारे में मैं बिल्कुल भी इख्तलाफ नहीं करूंगा आपकी बात से, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप ये देखें कि जब ये मामला इस तरह की सूरत हाल में आ गया था तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने उनको ये मैसेज ट्रांसमिट कर दिया था कि हम टूर्नामेंट से दस्तबरदार हो रहे हैं, बिकॉज हमारा कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है एंड वी आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ इट। आप हमारी तरफ से ये एक्नॉलेज कर लें कि हम अब टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अब 11th आवर पे आके रात 3 बजे अगर कोई NOC जारी हो जाता है या रात के इस पहर में हो जाता है जिस वक्त कोई ऑफिशियल काम नहीं हो रहा होता, तो वो अब उनको भी अब इस चीज़ को अब लेकिन ग्रेसफुली उन लोगों ने रीस्केड्यूल किया है। पहले टूर्नामेंट चैंपियनशिप 1 सितंबर को शुरू होनी थी, अब 2 सितंबर को होगी। पाकिस्तान ने जो अपना पहला मैच 1 को खेलना था अब 2 सितंबर को खेलेगा और दूसरा 4 सितंबर को खेलेगा। 1-2 दिन मिल गए हैं पाकिस्तान टीम को वहाँ पर एनवायरनमेंट और उन सारी चीज़ों से यूज्ड होने के लिए। जी हाँ, लेकिन इसमें डेफिनेटली हमें एम्बैरेसिंग और क्या कहें इसके अलावा, और कोई लफ्ज़ है आपके पास कहने के लिए? आई वांटेड टू पुट इट द अदर वे, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता था साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन को, जिनकी मेहरबानी है जिन्होंने रीस्केड्यूल कर दिया। लेकिन आप इस तरह के मौके ना दें, और ये मुझे नहीं लगता उन्होंने बहुत खुशी से किया होगा रीस्केड्यूल। अगर नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही कुछ होगा तो वो कहेंगे भाई आप घर ही बैठे हैं, आप ना आए, हम पे एहसान ना करें, आप जो खिलाते हैं। कोई सॉरी सर्कमस्टेंस क्रिएट ही नहीं करना चाहिए आपको जहाँ सॉरी करनी पड़ जाए। तो ये कोई बात भी नहीं है ना जहाँ पे आपको ये एक तो हो कि उन्होंने एक रात पहले आपको बताया होगा जी हम 1 सितंबर से करवा रहे हैं, उन्होंने तो पहले से एक शेड्यूल का ऐलान कर दिया होगा। आपको उससे पहले अपने सारे मामला हैंडल करने चाहिए, हल करने चाहिए। एनीवेज ये उनकी तरफ से आया है और हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने रीशेड्यूल किया है, और पाकिस्तान अब 2 सितंबर को अपना मैच जो है वो पहला भूटान के अगेंस्ट खेलेगा। लेट्स सी किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं पाकिस्तानी टीम। नेक्स्ट हमारे पास जो खबर है वो है ओटिस जान मोहम्मद इंजर्ड हैं, और हमारी दुआएं भी हैं, नेक ख्वाहिशात भी हैं कि जल्दी से रिकवर करें और हमें जो क्वालिफायर्स के मैचेस उसमें खेलते हुए भी देखने को मिले। क्या आपके पास अपडेट है इनके हवाले से? कोई है इंजरी के हवाले से आपके? इंजरी के हवाले से वो बताया गया था कि सितंबर के 2nd वीक में ये अपनी अवेलेबिलिटी दे देंगे। जहां तक क्वालिफायर्स का ताल्लुक है, प्रोबेबली विल नॉट इंक्लूड हिम बिकॉज़ ही इज अबाउट 28। ऑब्वियसली एशियन कप जो आगे आ रहा है, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट। ऑब्वियसली मैं क्वालिफायर्स की पूछ रहा हूं, मैं वही क्या मैं अर्ज कर रहा हूं कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हम वी वुड वांट टू सी हिम इन एक्शन। और अभी उनकी सेहतयाबी के लिए मैं भी आप ही की तरह ख्वाहिशमंद हूँ कि वो जल्द सेहतयाब हों, ग्रिम्सबी टाउन की तरफ से इन एक्शन दोबारा नजर आएँ, और जैसा उनका अंदाज़ है, जैसे वो पहले अपने रिकॉर्ड्स को बेहतर बनाते रहें, पाकिस्तान की तरफ से भी वो इतना ही शानदार खेल पेश करें। रिया, और अभी हम जैसे कि आप जानते हैं प्रोग्राम में हमारा सेगमेंट है, आप अपनी वीडियोस भेज रहे हैं, जितने भी हमारे टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं या वो बच्चे जो बनना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास काफ़ी वीडियोस ऐसे बच्चों की भी आती हैं जो और हमारा मकसद यही है कि उनकी ये वीडियोस फीचर करने का कि वो इनकरेज हों और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जो है वो फुटबॉल में आगे लेकर जाएं और अपनी प्रैक्टिसेस करें या फिर अपने आप को जो है वो प्रोफेशनली इस्टेब्लिश करें। 0311 7773868 ये नंबर है हमारा व्हाट्सएप का, जिस पे आप अपनी वीडियोस भेज सकते हैं। आपके फुटबॉल खेलते हुए स्किल्स की वीडियोस भेजें, हम आपको अपने प्रोग्राम में भी फीचर करेंगे और आपको इनवाइट भी करेंगे जो बच्चा ऐसा हमें लगेगा जिसमें टैलेंट होगा। और बाज़ हम इंशाल्लाह उनको जो है वो हमारी जो फेडरेशन है, जो हमारे कैंप्स तक रसाई है, जैसे स्ट्रीट फुटबॉल में एक बच्चा था जो नॉर्वे में खेला, अब वो अंडर 16 में खेल रहा है,
हमारी भी यही कोशिश है कि उन यंगस्टर्स को उसका हिस्सा बनाएं और ताकि वो नेशनल ड्यूटीज़ सर अंजाम दे सके। इसी तरह हमें जो है वो एक वीडियो मौसूल हुई है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और ये खिज़र खालिद कराची से, आइए आपको दिखाते हैं। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं, और बात देखिए कराची में एक्चुअली ज़्यादा जो है वो अपार्टमेंट्स ही होते हैं, तो छतों पे जो है वो अक्सर खेला जाता है, घरों में भी। और ये भी आप देख रहे हैं खिज़र खालिद कोशिश कर रहे हैं, और कोशिशें जारी रखनी चाहिए ना, बॉल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं खिज़र खालिद। बिल्कुल आपने देखा, बहुत ही एक क्यूट सी और इनोसेंट सी वीडियो थी। खिज़र आप और भी वीडियोस बनाएं और इसी तरह मेहनत करते रहे, इंशाल्लाह आपका ये बॉल कंट्रोल भी आपका आएगा और आप अच्छे खिलाड़ी भी बन सकते हैं। आप भी अपनी वीडियोस हमें भेज सकते हैं। बहुत शुक्रिया माज, आपने हमें ज्वाइन किया। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप प्रोग्राम को रिपीट में देख सकते हैं, fastsports.tv हमारी वेबसाइट है, इस पर आप प्रोग्राम को देख सकते हैं। आपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और माज अहमद को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।